स्वागत है सभी को इस ऑनलाइन क्लासेस में। और हम आज टूल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये बता दूं जो टूल इंजीनियरिंग होती है ये डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग और डिप्लोमा की जितनी ब्रांचेज जो डिप्लोमा इन पावर प्लांट, इस सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और साथ साथ कंपटीशन के भी लेवल में भी बहुत इम्पोर्टेंट कई सवाल पूछे जाते हैं। तो हम आज सिलेबस के हिसाब से, डिप्लोमा सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले टूल इंजीनियरिंग के हम परिचय कर लेते हैं, पर टूल इंजीनियरिंग होता क्या है। तो हम सबसे पहले ये बता दूं आपको कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हम पढ़े हुए थे, जिसमें लेथ पढ़े थे, मिलिंग, शेपर, प्लेनर, ये सब सब्जेक्ट पढ़े थे। मगर उन मशीनों पे जो यूज होते हैं टूलों के बारे में हम लोग नहीं पढ़े थे। बट इस सब्जेक्ट, ये फाइनल ईयर का सब्जेक्ट मैकेनिकल का है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लेथ मशीन में जो टूल यूज होता है, शेपर मशीन में टूल, उन टूलों के बारे में कुछ स्टडी होगी। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि टूल इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं परिचय। तो टूल इंजीनियरिंग बात आती है तो पहले वर्ड आता है टूल, उसके बाद इंजीनियरिंग आती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टूल होता क्या है, व्हाट इज टूल। तो व्हाट इज टूल के लिए एक छोटा सा डिफिनेशन है। आपको ये बता दें कि ऑल द मशीन्स एंड इक्विपमेंट यूज इन प्रोडक्शन आर ब्रॉडली कॉल्ड टूल। तो ऑल मशीन, सभी मशीनों के लिए इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट प्रयोग की जाते हैं इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं टूल, उसी को बोलते हैं हम लोग टूल। एक छोटा सा दूसरा एक और डिफिनेशन है कि देयरफॉर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मशीन टूल। ये कह रहा है कि जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जो टूल यूज होते हैं, जिसे मशीन टूल बोलते हैं, कटिंग टूल बोलते हैं, एंड इक्विपमेंट की बात आती है तो हम टूल के साथ कुछ सपोर्टिंग डिवाइस लगाते हैं, जैसे होल्डिंग हो गया, जिग एंड फिक्चर होता है, होल्डिंग एंड सपोर्टिंग एंड गाइडिंग के लिए होता है। तो इन सभी के लिए ये यूज किया जाता है। जैसे लाइक दिया है कि जिग एंड फिक्चर, तो ये भी उसी में आता है, एक टूल के रूप में ही आता है। इसमें डाई भी कटिंग काम करता है, ये भी टूल में आता है। और साथ साथ में गेज लिखा हुआ है। तो गेज का ये मतलब होता है कि हम जो कुछ प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, तो जब हम उस टूल के द्वारा वर्क करेंगे तो हम वर्क करने के बाद क्या करते हैं, मेजरिंग करते हैं कि वो हमारा सेटिस्फाई है, हम लंबाई डायमेंशन है कि नहीं, तो हम उसको गेज के द्वारा वेरीफाई करते हैं। आर ऑल इंक्लूडेड इन टूल, ये सब जितने हैं ये टूल के अंदर इंक्लूड होते हैं, ये सब हमारे टूल के अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर लास्ट आता है कि मीनिंग ऑफ टूल, आता है कि मीनिंग ऑफ टूल का क्या मतलब है। तो बोला जाता है कटिंग टूल सच एज लेथ टूल। कह रहा है कि कटिंग टूल जो होता है, लेथ टूल, मिलिंग टूल, कटिंग टूल, ये मिलिंग कटिंग टूल, टैप एक अलग वर्ड आ रहा है, ये तो आप सुने होंगे कि लेथ मशीन में टूल जो होता है सिंगल पॉइंट कटिंग यूज होता है, मिलिंग मशीन में जो कटिंग टूल यूज होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो जाता है। मगर एक टैप थोड़ा सा अलग बात आता है। टैप हमारा जो कुछ इनिशियल होल बने होते हैं उनमें थ्रेडिंग करने के लिए, इंटरनल थ्रेडिंग करने के लिए काम आता है। ब्रोचिंग टूल आपकी सुपर फिनिशिंग के लिए ब्रोचिंग टूल का यूज करते हैं। एंड ड्रिलिंग तो आप जानते हैं कि इनिशियल होल करने के लिए प्रोसेस को ही हम ड्रिलिंग बोलते हैं। फिर आता है जी जिग एंड फिक्चर, ये भी एक टूल के रूप में आता है, ये होल्डिंग और सपोर्टिंग है। तो जिग एंड फिक्चर फॉर होल्डिंग द जॉब, ये जॉब को होल्ड करता है, एंड गाइडिंग द कटिंग टूल, जो कटिंग टूल करता है उसको ये गाइड करता है, ये होल्ड करता है। ये जैसे में ड्रिलिंग, बोरिंग, कटिंग, तो ये हमारा जिग एंड फिक्चर के होल्डिंग के लिए और सपोर्टिंग टूल होते हैं ये। और ये ड्रिलिंग के लिए हो गया, बोरिंग के लिए हो गया, कटिंग के लिए होता है ये। तो ये टूल होते हैं हमारे जो सपोर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, टूल। नेक्स्ट आता है टूल, ये हमारा आता है टूल इंजीनियरिंग।
अगर हम टूल इंजीनियरिंग को परिभाषित करना चाहें कि टूल इंजीनियरिंग होता क्या है, तो आपको ये बताते हैं कि टूल इंजीनियरिंग एज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ये टूल इंजीनियरिंग जो होती है ये क्या होता है, ये इंजीनियरिंग की ब्रांच है। ये जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है। हैव ए टू डू विथ प्लानिंग, ये प्लानिंग की जाती है, साथ में इसके साथ प्लानिंग होती है, कौन सा टूल यूज होगा ये प्लानिंग की जाती है। फिर एंड प्रोसेस रिक्वायर्ड, कौन से प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, हमें टर्निंग करना है, ड्रिलिंग करना है, बोरिंग करना है, वो प्रोसेस की भी बात होती है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी प्रोसेस यूज होती है। एंड ये सर्टेन प्रोडक्ट, वही एक सर्टेन प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें प्लानिंग की आवश्यकता होती है, प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, और साथ साथ ये जो प्रोडक्ट तैयार होता है, तो इनके तहत टूल इंजीनियरिंग के तहत ये होता है। ये विथ द डिजाइन, इसके साथ साथ डिजाइन भी करते हैं हम, जो टूल होता है वो डिजाइन करते हैं कि उस टूल के द्वारा हम शेपिंग करना है कि मिलिंग मशीन में यूज करना है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज है ना, तो उसी अनुसार जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसी अनुसार हम डिजाइन करते हैं। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टूल, तो हम क्या करते हैं कि ये डिजाइन करने के बाद हमारा जो टूल तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर कर देते हैं। जैसे में दिया है डाई, जिग हो गया, जैसे रिक्वायरमेंट होता है उस तरह का हम यूज करते हैं। जिग यूज होता है, फिक्चर यूज होता है, मेंड्रल होता है, तो ये सब हमारे रिक्वायरमेंट जो होंगे वो सब ये टूल इंजीनियरिंग के तहत आते हैं। कंट्रोल द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर कंट्रोलिंग भी की जाती है। जो टूल इंजीनियरिंग के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो कंट्रोल भी की जाती है। कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस को भी कंट्रोल करते हैं ये टूल इंजीनियरिंग के तहत। इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, और छोटा सा इसका एक पॉइंट और है कि टूल इंजीनियरिंग के तहत ही प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, किस प्रकार की टूल यूज करेंगे, उस तरह के हम डिजाइन करेंगे। डेवलप द मशीन, उसी अनुसार हम मशीन को डेवलप करेंगे। डेवलप ऑफ द मशीन टूल, उसी के अनुसार हम मशीन टूल को डिजाइन करेंगे। रिक्वायरमेंट, कोई अलग एक्सेसरीज यूज होगी, उसी के साथ जैसे सपोर्टिंग एंड गाइडिंग होल्डिंग डिवाइस की आवश्यकता होगी तो इक्विपमेंट का यूज करेंगे। मेंडल चाहिए, मेंडल की आवश्यकता होगी। उसके साथ साथ एसेसरीज कुछ लगेंगे, जो एसेसरीज आप जानते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज की जाती है, वर्क अच्छे हो, इससे कास्ट कम हो जाए, वर्किंग अच्छी हो जाती है, प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है, तो हम एसेसरीज के यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पॉइंट कि एंड प्रोड्यूसिंग डिजायर प्रोडक्ट, हम टूल इंजीनियरिंग का यूज करके हम डिजायर प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करते हैं। कब? मिनिमम टाइम में, और साथ ही साथ मिनिमम कास्ट। अगर प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगी तो कास्ट हमारी डाउन होती है। उसके साथ साथ स्टेबिलिटी मीन्स कोऑर्डिनेशन इन इंडस्ट्री, और ये इनके कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये कंप्लीट होता है। तो ये टूल इंजीनियरिंग के एक बेसिक डिफिनेशन कह सकते हैं आप, या परिचय कह सकते हैं। अब होता है कि वेरियस सेक्शन ऑफ द टूल इंजीनियरिंग, जो हमारा टूल इंजीनियरिंग होता है उनमें कुछ 3, 4, 5 टाइप के सेक्शन बने होते हैं। पहला होता है प्रोसेस प्लानिंग सेक्शन, ये हमारा कोई इंडस्ट्री होता है, वहाँ पे एक अलग से कंट्रोलिंग रूम बनाया जाता है जिसमें प्रोसेस प्लानिंग सेक्शन होता है। यहाँ प्रोसेस को प्लान किया जाता है कि किस प्रोसेस के द्वारा कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ये प्लानिंग करते हैं। उसके साथ दूसरा जो होता है टूल डिजाइन, हमको जिस प्रकार का प्रोडक्ट बनाना होता है उसी अकॉर्डिंग हम टूल की डिजाइन करते हैं, और ये टूल डिजाइन हमारा एक अलग सेक्शन बनाया जाता है, इन सेक्शनों में होता है। जब ये टूल डिजाइन हो जाती है तो इसको रखने के लिए और कंट्रोलिंग के लिए एक टूल रूम बनाया जाता है। इस टूल रूम को एक अलग अटेंडेंट होता है, वो टूल रूम को मेंटेनेंस करता है। साथ ही साथ टूल कंट्रोल सेक्शन, कभी कभी ये होता है कि टूलिंग हमें कौन सा यूज करना है, कौन सा यूज नहीं होना है, तो ये कंट्रोलिंग सेक्शन में होता है। तो वो रिक्वायरमेंट के अनुसार ये हमारा टूल सेक्शन से हमको टूल प्रोवाइड की जाती है। आगे आता है टूल स्टोरेज, ये टूल स्टोरेज होता है, जो ये हमारा मेंटेनेंस होते हैं, जो टूल होते हैं उसी में सब कुछ स्टोर किया जाता है, जिस तरह का रिक्वायरमेंट होता है उस टूल स्टोरेज से हम लेते हैं। और लास्ट में होता है टूल मेंटेनेंस सेक्शन, जब हम वर्क करते मशीनें से वर्क करते हैं, जो ज़्यादा समय
से वर्क होता है तो ब्लंट हो जाते हैं, वर्क करना बंद कर जाती है टूल। तो हमको क्या करते हैं हम कि टूल मेंटेनेंस सेक्शन भेजते हैं। टूल मेंटेनेंस सेक्शन में उसकी मेंटेनेंस होती है, मेंटेनेंस होने के बाद उसको हम क्या करते हैं टूल स्टोरेज में लगा देते हैं और वहाँ से हम नया टूल यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार की ये हमारी टूल इंजीनियरिंग के कुछ सेक्शन है। ये बेसिक जानकारी थी टूल इंजीनियरिंग की। आते हैं हम सिलेबस के लिए, जो डिप्लोमा सिलेबस है सबसे पहले उसमें हमारा आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। तो आगे हम पढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो जो हमारा सबसे पहला जो आता है प्रॉपर्टी में, पहली बात तो डिप्लोमा स्टूडेंटों को सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो सेकेंड ईयर से लेकर फाइनल ईयर सभी बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए। उसी के लिए मैं एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और डाउट भी क्लियर हो जाए। तो छोटी डिफिनेशन है, जैसे स्ट्रेंथ, सबसे पहले बात आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होती क्या है? तो हम कहते हैं किसी भी मटेरियल का क्या स्ट्रेंथ है। तो एक छोटी सी डिफिनेशन में है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोज द डिफॉर्मेशन। ये कह रहा है कि किसी मटेरियल का वो गुण होता है कि जो अपने रूप को, अपने डिफॉर्मेशन को अपोज करता है, विरोध करता है वो डिफॉर्मेशन से या ब्रेक डाउन, वो टूटने से, ऑफ द मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या लोड। ये लोड के लगने से पहले जो प्रेजेंस में वो विरोध करता है और सहने के गुण को ही हम स्ट्रेंथ बोलते हैं हम लोग। आगे आते हैं हम लोग एक स्ट्रेंथ की और दूसरी डिफिनेशन है। स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्स। वो एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करता है विदाउट रैप्चर या यील्डिंग। कह रहा है कि बिना टूटे हुए वो जो फोर्स को बियर कर लेता है, रजिस्ट कर लेता है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। और साथ में दूसरा जो डिफिनेशन आता है इलास्टिसिटी। मैकेनिकल का जो सबसे इम्पोर्टेंट, सब कंपटीशन में पूछा जाता है या इंटरव्यू बेस में पूछा जाता है, इलास्टिसिटी होती क्या है। तो हम बोलते हैं इलास्टिसिटी इज डिफिनेशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ मेटल टू regain its original shape and size from deformation when the external force which cause deformation are removed। एक इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी बॉडी पे, किसी मटेरियल पे कोई फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं तो वो ओरिजिनल जो शेप होता है, शेप और साइज, वो डिफॉर्म हो जाता है। बट फोर्स को जब हटाते हैं एक्सटर्नल फोर्स को तो वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। उसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये अगर कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे मोर इलास्टिक क्या है, मोर इलास्टिक मटेरियल नाम बताइए, तो हम स्टील का नाम लेते हैं कि स्टील क्या है, मोर इलास्टिक मटेरियल। अब आते हैं नेक्स्ट, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी तो आप देखिए डक्टिलिटी की डिफिनेशन देख। डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। डक्टिलिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच एनेबल इन टू ड्रॉ आउट इनटू ए वायर। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ये पॉइंट होती है यहाँ पे, ड्रा इन आउट। कभी कभी डिफिनेशन पूछा जाता है कि डक्टिलिटी होती क्या है, तो हम कहते हैं कि किसी भी मटेरियल का वो गुण होता है जिसे हम कोई फोर्स लगा के, अगर टेंसाइल फोर्स लगा के उसको हम वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं या ड्रॉ आउट इनटू द वायर फॉर्म, हम वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उस गुण को डक्टिलिटी बोलते हैं। जैसे कुछ मेटल है, एग्जाम्पल के तौर पे माइल्ड स्टील हो गई, कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ द डक्टिलिटी मेटल। तो सबसे अच्छी उदाहरण यही है और याद करने के तरीके अच्छे हैं कि आप कहिए कि डक्टिलिटी किसी मटेरियल का वह गुण होता है कि ड्रा आउट इनटू द वायर, वो वायर फॉर्म में ड्रॉ करने की क्वालिटी रखता है। या किसी वस्तु के, किसी मटेरियल पर हम इसको टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, अगर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, उसको खींचते हैं और खींचने के बाद वो वायर फॉर्म में चला जाता है, उसी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। अब आता है टफनेस। टफनेस क्या होता है? कभी कभी कंफ्यूज होता है, हार्डनेस और टफनेस में कंफ्यूजन आ जाती है। तो आप टफनेस के एक छोटा सा एग्जांपल है कि टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल
करेक्ट टफनेस किसी मटेरियल का वह गुण होता है टू एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो, विदाउट रैप्चर, बिना टूटे हुए एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की गुण को ही हम बोलते हैं टफनेस, ये टफनेस बोलते हैं। आगे आते हैं ब्रिटलेस, ब्रिटलेसनेस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल विच एनेबल्ड इन विथ स्टैंड परमानेंट डिफॉर्मेशन। जैसे इसकी डिफिनेशन अगर सिंपल ये बोला जाए तो ये कहते हैं ब्रिटलेसनेस वह मटेरियल की वह गुण होता है कि अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो रैप्चर नहीं होता है, वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसी को हम बताते हैं ब्रिटलेसनेस होता है। ब्रिटलेसनेस जैसे कास्ट आयरन हो गया, ग्लास हो गया, कंक्रीट हो गया, ये जब हम इनको तोड़ते हैं तो ये पार्टिकल में टूटते हैं, न कि ऐसे टूट के दो वस्तुओं में, 2 या 3 पार्टों में होते हैं, ये पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कास्ट आयरन हो गया, हमारा ग्लास हो गया, कंक्रीट हो गया, तो ये है हमारे ब्रिटलेसनेस। अब नेक्स्ट आते हैं हार्डनेस। बताया कि टफनेस और हार्डनेस से बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो आप ये विशेष ध्यान देंगे कि हार्डनेस का डिफिनेशन थोड़ा सा चेंजिंग होता है कि हार्डनेस इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मतलब हार्डनेस मटेरियल का वह गुण होता है जो रजिस्ट, बियर, स्क्रैच, पेनिट्रेशन, इन सब का क्या करता है, विरोध करता है, टूटने का, स्क्रैच का, परमानेंट पेनिट्रेशन मतलब चुहाया जाता है वो पेनिट्रेशन का, इन सभी का विरोध करता है, या एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन करा है कि या एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो ये आप इन 3 वर्डों को याद करेंगे कि स्क्रैच, वियर और पेनिट्रेशन, ये तीनों का रजिस्ट, ये विरोध करता है, विरोध करने वाले गुण को ही हम बोलेंगे हार्डनेस। और ये आपको बता दें कि ये सरफेस प्रॉपर्टी होती है, जो हमारा सतह का प्रॉपर्टी होती है। और एग्जाम्पल के तौर पर सबसे हार्ड मटेरियल की बात की जाए तो हमारा डायमंड होता है, डायमंड जिससे मोर हार्डेस्ट मटेरियल होता है। और आपको बता दें हार्डनेस जो टेस्ट की जाती है, और रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट की जाती है। आपको स्पेन की जैसे इंडेंटर होता है, उसके पॉइंट पे ये डायमंड लगा होता है, और डायमंड के द्वारा हम उसको पेनिट्रेट कराते हैं। पेनिट्रेशन जितना अंदर होता है, उसके बाद उसकी एरिया लंबाई लेकर उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद एक नंबर होता है, नंबर के द्वारा हम मिलान करते हैं, उसके बाद हम हार्डनेस को निकालते हैं। और आगे आता है क्रीप। क्रीप क्या होता है, अधिकांश पूछा जाता है कंपटीशन में, कभी ऐसे आ जाता है 1-2 नंबर के सवाल, क्रीप क्या होता है, चाहे ऐसे इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो क्रीप का एक छोटा डिफिनेशन है कि ये स्मॉल, ये स्लो एंड ग्रेजुअली डिफॉर्मेशन, स्लो एंड ग्रेजुअली डिफॉर्मेशन मतलब धीमी और धीमी डिफॉर्मेशन, विरूपण मतलब चेंजिंग होता है, चेंजिंग इन डायमेंशन मतलब धीमी चेंजिंग होती है ऑफ द मटेरियल अंडर ए सर्टन लोड। अगर कोई लोड परमानेंट लगा दिया जाए, अगर कोई ऐसी वो है कैंटिलीवर बना ऐसे बना दिया गया और उसके ऊपर कोई लोड लगा दिया परमानेंट लोड, और ये परमानेंट लोड लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए लगा दिया गया, तो ये क्या होता है कि ये धीरे धीरे ये हमारा बार होता है, इसमें धीरे धीरे ऐसे विरूपण होने लगता है, डिफॉर्मेशन होने लगता है, और ये लंबे समय के बाद होता है। जैसे एक स्टडी लोड लगाए होते हैं, उस लोड के वजह से ये क्या होता है, ये धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो जाता है, और इसी डिफॉर्मेशन को हम बोलते हैं क्रीप। तो क्रीप का जो सबसे अच्छा उदाहरण हम बताना चाहेंगे कि घरों में गाटर लगा होता है या दरवाजे लगे होते हैं, तो लंबे समय के बाद धीरे धीरे उसको लोड परमानेंट लगा रहता है, वो दरवाजे थोड़े बेंड्स हो जाते हैं, कर्व्स हो जाते हैं। या आपको ये ध्यान में देखा होगा जो ब्रिज होती है हमारी, ब्रिज पुल जो बना होता है, तो पुल का जो ब्रिज होता है कुछ इस तरह बना होता है, पाए लगे होते हैं, इस पर लोड भी बने होती है, तो वो भी धीरे धीरे ये लोड की वजह से धीरे धीरे डाउन हो जाते हैं उसके गाटर। तो ये क्रीप का सबसे अच्छा उदाहरण है कि स्लो और ग्रेजुअली डिफॉर्मेशन होता है एक सर्टेन लोड के कारण।
और नेक्स्ट आता है हमारा फटिग। फटिग फटिग का मतलब जो होता है थकान होता है इसको। ये स्ट्रेस, डिफिनेशन देख लीजिए, स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ लोड साइक्लिक टू द बिहेव ऑफ मेटल अंडर चेंजिंग मैकेनिकल लोड विथ टाइम इज कॉल्ड फटिग। तो इसको हम समझाने के लिए अच्छा तरीका ये बताएं कि अगर हम कोई लोड लगाए हुए, ये हमारी एक बीम हो गई दोनों तरफ से फिक्स है, और इस पे हम कोई परमानेंट लोड लगा रहे हैं, तो हम क्रीप बोल रहे थे। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ऐसे कैंटिलीवर बना दिया कि इस पर लोड लगाते हैं फिर हटा देते हैं, फिर लगाते हैं हटा देते हैं, लोड लगाएंगे हटाएंगे, लोड हटाएंगे, इसे लगाना हटाना लगाना, रिपीटिंग लोड लगाते हैं और कंटिन्यूअस, जिसके वजह से इसमें क्रीप डेवलप हो जाता है। आपको सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है, आपको एग्जांपल, सड़क जो रोड बनी होती है, रोड बना होता है, ये हमारा रोड बना हुआ, इस पे गाड़ियाँ पास करती हैं, गाड़ी पास की, लोड लगा, गाड़ी पास हो गई, लोड हट गया, फिर दोबारा गाड़ी पास की, लोड हटा, तो ये क्रीप का सबसे बड़ा उदाहरण होता है, जिसके वजह से डिफॉर्मेशन होता है। और सबसे अच्छा हम आपको उदाहरण ये बता दें कि कोई मेटल बार, जो मेटल जो एल्युमिनियम के वायर से कोई होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक बार लोड लगाते हैं, इसे लगा के फिर हटाते हैं, लगाते हैं हटाते हैं, लगाते हैं हटाते हैं, तो धीरे धीरे जहाँ पर लोड लगता है वहाँ पे देखेंगे तो हीट जनरेट होती है, और वो हीट जनरेट होने की वजह से उस पॉइंट पे लोकलाइज एक टेम्परेचर जनरेट होता है, और उनके अणुओं के बीच में बाइंडिंग जो होती है वीक होने लगती है, और वीक होने के बाद धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि हम तोड़ देते हैं, टूट जाता है मेटल। तो वो सबसे अच्छा उदाहरण है क्रीप का। और सबसे और एक इंडस्ट्रियल पर्पस के उदाहरण देखा जाए तो आपको ये बता दें कि सबसे पहले आप जब कंपनी वंपनी जॉब करते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम रेगुलर अपने घर से स्कूल जाते हैं, इस एग्जाम्पल स्कूल का ले लेते हैं, रेगुलर हम स्कूल जाते हैं, उसी स्कूल में पढ़ते हैं, फिर दोबारा आते हैं पढ़ते हैं। अगर हम 4 साल पढ़ना होता है तो रेगुलर जाते जाते एक समय ऐसा आ जाता है कि उस स्कूल से नफरत सी हो जाती है, आदमी गया आया गया तो मोनोटोनी अंदर दिमाग में एक अलग सी निगेटिविटी डेवलप होने लगती है, वो आदमी उस चिड़न से, वो दिमाग में थकान सी आने लगेगी, उसको भी हम बोलते हैं क्रीप, उसको बोलते हैं फटीग, जो आदमी डिस्टर्ब सा हो जाता है। तो सबसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं बताया जो आप सभी को समझ आया हो। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कृपया आप कमेंट करके बता सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं। और थैंक यू।